जय हिंद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्या भौतिक विज्ञान देखेंगे। जो अध्याय 2 चल रहा है, जो कि हमारा मात्रक एवं मापन है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक को आप लोगों को पहले ही बता दिया है और कुछ टॉपिक क्या अभी इस समय में बता रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। देखिए, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन और सार्थक अंक, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो आप लोग पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या उस वीडियो को जाइए देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी मेजर करते हैं या फिर मेजरमेंट की बात आती है तो हमारे मन में यही बना रहता है कि क्या जो मेजरमेंट हो एकदम एक्चुअल हो, यानी कि एकदम करेक्ट हो। अगर मान लीजिए हम अंकल की दुकान से 5 किलो अगर चावल लाने जा रहे हैं तो क्या हम सोचेंगे कि वो 5 किलो करेक्ट हो, उससे कम ना हो, यानी कि अंकल हमें कम तो नहीं दे दिए हैं। हमेशा यही हम अपेक्षा करते हैं कि कोई भी मेजरमेंट की बात हो तो हमारी एक्चुअल मेजरमेंट हो। पर यहाँ पर क्या हमारा 2 टॉपिक आ जाता है, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता तो लगभग एक ही शब्द है, पर क्या इसका जब हम लोग डिफिनीशन के बारे में देखेंगे तो इसका डिफिनीशन काफी ज्यादा भिन्न हो जाता है। अब देखिए, यथार्थता क्या होता है। देखिए, यथार्थता और परिशुद्धता यानी एक्चुअलिटी और प्रेसियस। देखिए, यानी कि यथार्थता क्या होता है, जैसा कि यथार्थता वो एक्चुअल वैल्यू होती है कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए एक प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं और 9.8 का प्रयोग करते हैं। जी का हमारा मान होता है 9.8 और कहीं कहीं क्या हम लोग 10 लिख देते हैं लिखने के लिए। सवाल में हम लोग अक्सर मैक्सिमम 10 करके लगाते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू क्या 9.8 होती है। जब हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो क्या कभी कभी देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आता है, 9.1 आता है, 9.2 आता है, 9.3 आता है, किसी किसी का 9.5 आता है। तो क्या है हमारी एक्चुअल वैल्यू यानी 9.8 के क्या करीब जा रही है, यानी कि हमारा 9.1 है तो क्या हमारा एक्चुअल जो वैल्यू यानी कि यथार्थता थोड़ा कम होगा। 9.5 है तो क्या हमारा 9.8 के कितने पास है, काफी ज्यादा पास है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हाई एक्यूरेसी बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पर क्या प्रेसियस के यानी कि परिशुद्धता की बात करें तो परिशुद्धता वो रीडिंग होती है, यानी कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, बार बार मेजरमेंट उसका करते जा रहे हैं। मान लीजिए किसी लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लंबाई में हम लोग देखते हैं कि कभी कभार क्या वैल्यू आता है। मान लीजिए पहला वैल्यू हमारा 10 आ गया, दूसरा वैल्यू 20 आ गया, तीसरा वैल्यू हम अगर मान लेते हैं 50 आ गया, तो क्या यहाँ पर जो प्रीसियस की बात होगी तो इन तीनों का प्रीसियस क्या भिन्न भिन्न है, यानी कि परिशुद्धता तीनों का भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्रीसियस के आ रहे हैं। हम लोग अगर इसको अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो हम लोग क्या एक गेम खेलते हैं। क्योंकि गेम खेलने का मतलब क्या है कि हम लोग मेले में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि एक प्रकार का हमारे पास सर्किल टाइप में आता है और वहां पर केंद्र बिंदु बना होता है। और हम लोग क्या केंद्र बिंदु में अगर बंदूक से गोली वहां पर दागी जाती है तो बंदूक से, नहीं तो बाल फेंका जाता है, उस तरह से हम लोग एक गेम खेलते हैं। देखिए, मेला में या फिर अक्सर आप लोग एनसीसी कैंप में होंगे तो आप लोग जानते होंगे इसका मतलब। यहाँ पर क्या एक केंद्र बना रहता है और केंद्र के पास अगर बंदूक पे है तो बंदूक से गोली मारना रहता है, अगर गेम बॉल है तो बॉल से गोली मारना रहता है। अब देखिए, क्या हम लोग इसी एक गोले को लेकर के चलेंगे, एक क्या हमारा केंद्र है, मान लीजिए इसी डाटा यानी कि इसी केंद्र के पास हम 2 बाल लेकर चलते हैं हम लोग, और 2 बाल को हम लोग बारी बारी से इस पे फेंकते हैं। अब मान लीजिए अगर बाल हमने क्या इसके एकदम पास, यहाँ पर मैंने अगर बाल को फेंक दिया, मान लीजिए यहाँ से मैंने फेंका इस तरह से बाल, पहला बाल यानी कि मैंने 2 बाल लिया हुआ है। अब देखिए, मैंने 2 बाल लिया हो तो पहला बाल मैंने फेंका तो क्या यहाँ पर फेंका इसके पास गया, तो क्या हमारा एक केंद्र के पास आ गया, तो हम क्या इसे लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए अभी दूसरा बाल भी, अब दूसरा बाल मान लीजिए फेंकते हैं हम, दूसरा बाल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक केंद्र के पास में है तो क्या हमारा हाई एक्यूरेसी हो जाएगा, यानी कि उस जो हमारे केंद्र है यानी कि जिसके पास हम बात कर रहे हैं उसके क्या ज्यादा करीब में है, तो हमारी केंद्र की बात हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम प्रीसियस की या परिशुद्धता की बात करें तो ये हमारा एकदम पास में है। अगर बाय द वे ये यहाँ पर रहता है, एक बाल यहाँ पर रहता है, एक बाल यहाँ पर रहता, तो क्या हो जाता है, हमारा प्रीसियस तो बहुत दूर होता और इस बाल की हाई एक्यूरेसी होती है। अगर हम इस दोनों बाल की अगर बात करें, अगर इन दोनों पहले बाल की बात करें तो यहाँ पर क्या हाई एक्यूरेसी होगा और हाई प्रीसियस होगा। देखिए
हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन, क्योंकि हमारे क्या दोनों बाल क्या एक तो केंद्र के पास है, पहला बाल केंद्र के पास है, और जो मैंने दूसरा बाल को फेंका तो क्या वो उसी के पास में आ जा रहा है। अब देखिए क्या हम लोगों को अगर मान लीजिए एक दूसरे से बाल, एक दूसरा मान लीजिए बाल अगर दूसरा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि दूसरी बाल दोनों बाल को उठाते हैं और फिर से फेंकते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा यहाँ पर दोनों बाल गिरे, देखिए मान लीजिए पहला बाल यहाँ पर गिरा और दूसरा बाल यहाँ पर गिरा। मैंने पहला बाल फेंका तो यहाँ पर गिरा और दूसरा बाल मैंने जब फेंका तो यहाँ पर गिरा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग प्रीसियस और हाई एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हमारा प्रीसियस की एक्यूरेसी देखिए बहुत कम हो जाएगी, लो एक्यूरेसी का आएगी हमारी, क्योंकि क्या है केंद्र से काफी दूर है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं 9.5 के 9.8 के समथिंग में अगर हमारा कोई वैल्यू आ जा रहा है, उसके मान लिया 9.5 आ गया, 6 आ गया, तो हमारे हाई प्रीसियस होगा, हाई एक्यूरेसी होगी। उसी तरह हमारा क्या है केंद्र के पास में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी हो जाएगा, क्योंकि काफी दूर में है। और लो अब देखिए हाई प्रीसियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, आप लोग इस दो बार प्रयोग करने से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि क्या है केंद्र से दूर है तो हमारा लो एक्यूरेसी हो जाएगा, और क्या हमारा इस दो बाल के आस पास में है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हाई एक्यूरेसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यथार्थता क्या होता है और परिशुद्धता क्या होता है। ये दोनों लगभग तो एक होते हैं, पर क्या होता है कि हाई एक्यूरेसी और हाई प्रीसियस का ध्यान देना होता है, और इसको मैंने इस खेल के माध्यम से समझा। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हम लोग त्रुटियों के बारे में बात करेंगे, त्रुटियां क्या होती है। अब देखिए अगर हम लोग एरर की बात करते हैं कि त्रुटियां क्या होती हैं, तो त्रुटियां क्या बेसिक दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए कोई भी हम लोग मेजर करते हैं तो अक्सर हम लोगों से त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग एक्यूरेट एकदम वैल्यू को नहीं मेजर कर पाते हैं अगर हम लोग हाथ से मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए हम अपनी लंबाई को मेजर करते हैं तो क्या हम लोग फीता से नापेंगे और उसको क्या देखेंगे, अगर हम मान लीजिए बाई तो अपना मेजर करते हैं तो देखते हैं क्या 5 फुट 8 इंची है, क्या एक्चुअल 5 फुट 8 इंची नहीं होता है, लगभग समथिंग में कुछ मान लीजिए आ जा रहा है। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या केयर नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि 5 फुट 8 इंची के हो आप, तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। पर क्या है जो पीछे वाली जो वैल्यू मान लीजिए कुछ एमएम तो हम जरूर उसमें बढ़े होंगे, तो उस एमएम को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या अगर हमारा कहीं बहुत ज्यादा करेक्ट वाली वैल्यू बात कर रहे हैं तो क्या वो हमारी त्रुटियां कहलाएंगी, यानी कि जिस मेजर को हम लोग छोड़ देंगे तो क्या वहां पर त्रुटियां अक्सर हो जाती हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से हम लोग एरर की बात करें तो एरर है 2 टाइप, यानी कि जो त्रुटियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, तो पहला क्या होता है सिस्टमेटिक एरर, यानी कि क्या होता है सिस्टमेटिक यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियां। देखिए क्रमबद्ध त्रुटियां। और अगर हम दूसरी त्रुटि की बात करें तो क्या हमारा रैंडम एरर या फिर हमारे यादृच्छिक त्रुटियां कहलाएंगी। जैसा कि आपके बुक में दे दिया हुआ है। अब देखिए क्या जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटियां कहने का क्या मतलब हो जाएगा, हमारी ये भी 3 प्रकार की हो जाती हैं। अब देखिए इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हमारा इन तीनों के बारे में देखने से पहले क्या इसके नाम को जान लेते हैं। अब देखिए अगर क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि सिस्टमेटिक एरर में हम बात करते हैं तो पहला हमारा क्या हो जाता है यंत्रगत त्रुटियां। ऐसी त्रुटि जो यंत्रों से त्रुटि होती है उसे यंत्रगत त्रुटि। अभी इसके बारे में डिफिनीशन काफी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा प्रायोगिक त्रुटि। अगर मैं यहीं पर इन सभी डिफिनीशन की बात करूं तो देखिए यंत्रगत त्रुटि क्या होती है, अगर इसकी मैं बात करूं तो जो चीज मान लीजिए हम यंत्रों से मान लीजिए मेजर कर रहे हैं और यंत्रों में ही त्रुटि हो, मान लीजिए वर्नियस कैलिपर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो क्या अगर वर्नियस कैलिपर्स में ही अगर गलती हो तो क्या हो जाएगा,
हर बार मेजर हमारा कोई भी मान लीजिए वस्तु को हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हर बार क्या मेजर हमारी गलत हो जाएगा। या फिर हम लोग स्केल का ही एक सिंपल उदाहरण अगर स्केल का ले रहे हैं और स्केल क्या अगर हमारा मान लीजिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ क्या वो हमारा 9वीं तक है और उस पर क्या लिखा 10 है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का कोई स्केल है और उस पर क्या लिखा 9 ही है, पूरा 10 लिखा हुआ है पर क्या वो त्रुटि अंदर से ही हो, यानी कि वो स्केल में बनाने में ही त्रुटि कर दी गई हो और उसके त्रुटि में 1 सेंटीमीटर कम कर दिया गया हो, यानी कि 9 सेंटीमीटर हो गया हो, पर क्या लिखा 10 सेंटीमीटर हो। अगर हम उस स्केल से अगर हम लोग मेजर करते हैं तो क्या होता है हमारा हर एक दफा क्या होगा 1 सेंटीमीटर की हमारी त्रुटियां होंगी, क्योंकि हमारे हर बार जब हम लोग कोई भी चीज मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हमारी त्रुटियां कहलाएंगी। देखिए स्केल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए जो स्केल दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए कंपनी में बन रहा है और मान लीजिए कंपनी में बना उसी में क्या 1 सेंटीमीटर कम आ गया, और मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का और कम आकर के 29 हो गया और लिखा क्या पूरा 30 है, तो क्या हम लोग जब भी कोई चीज को मेजर करेंगे, मान लीजिए यहाँ से मेजर किए फिर दूसरा यहाँ से मेजर किए तो क्या हमारा 1 सेंटीमीटर इस वाले में मेजर में कम पड़ेगा और फिर जब दूसरा वाला मेजर करेंगे तो क्या 1 सेंटीमीटर उस वाले मेजर में भी कम पड़ेगा। तो यानी कि जितनी बार हम लोग मेजर करेंगे हर में क्या हमारा 1 सेंटीमीटर कम होता चला जाएगा। तो इस तरह की मेजरमेंट में क्या होता है हमेशा यही प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग यंत्रगत त्रुटि बोलते हैं, यानी कि यंत्रों में होने वाली त्रुटियां यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। अब देखिए प्रायोगिक त्रुटि क्या होती है, तो अगर प्रायोगिक त्रुटि बात करते हैं, मान लीजिए प्रयोग के दौरान होने वाली त्रुटि, साफ सिंपल आप लिख सकते हैं कि प्रयोगों के दौरान होने वाली त्रुटि क्या होती है, प्रायोगिक त्रुटि कहलाती है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई हम लोग कार्य विधि कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी चीज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर क्या कार्य विधि में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, त्रुटि आ जाती है, तो क्या हमारी वो सभी त्रुटियां क्या हमारी प्रायोगिक त्रुटि कहलाती है, या फिर हम इसे क्या सेकंड नाम तकनीकी त्रुटि भी बोल सकते हैं। प्रायोगिक त्रुटि या फिर कार्य विधि त्रुटि, तकनीकी त्रुटि, इस तरह की कई नाम है इसके। अब देखिए अगर हम लोग तीसरे त्रुटि के बारे में बात करते हैं तो तीसरी त्रुटि क्या हमारी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। अब देखिए तीसरी त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, तो व्यक्तिगत त्रुटि होती है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लड़का प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, उसके स्वयं के अनुसार होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। यहां पर हम लोग यहाँ स्वयं के द्वारा होने वाली त्रुटि क्या हमारी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। तो इस तरह से इन क्रमबद्ध त्रुटियों के तीनों त्रुटियों के बारे में मैंने समझ लिया, और क्या इसको आप लोग मॉडिफाई करके काफी अच्छी तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जब आप अपने भाषा में एग्जामिनर के सामने कोई भी चीज पेश करेंगे तो उससे भी काफी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में डीपली समझा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या ये दूसरा यादृच्छिक त्रुटि है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए यादृच्छिक त्रुटि या फिर रैंडम त्रुटि एरर के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर काफी सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया कि मापन में अनियमित रूप से, यानी कि जो कोई हम लोग मापन कर रहे हो अनियमित, इनरेगुलर, यानी कि रेगुलर नहीं, अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां क्या हमारी यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। तो इस तरह से आप इनरेगुलर अगर कोई त्रुटि हो रही है मेजर करने में तो ऐसी त्रुटियों को क्या हम लोग कहेंगे कि रैंडम त्रुटि या फिर यादृच्छिक त्रुटि। तो इस तरह से क्या इन त्रुटियों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक नया त्रुटि यानी कि एक त्रुटि यानी कि अल्पतमापांक के बारे में देखते हैं, यानी कि लिस्ट काउंट के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए लिस्ट काउंट के बारे में अगर हम लोग देखें, यानी कि अल्पतमापांक त्रुटियां क्या होती हैं, तो ऐसी त्रुटियां देखिए हम सबसे पहले इसके डिफिनीशन की तरफ ही देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटी से छोटी मान, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी मान का मापे जा सकने वाला उस मापक यंत्र का अल्पतमापांक कहलाता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई मेजर करना है और छोटी से छोटी चीज को मेजर करने वाला क्या कहलाता है, हमारा अल्पतमापांक कहलाता है। अब देखिए जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या 0.1 सेंटीमीटर तक तो क्या एक्चुअल एक्यूरेट एकदम मेजर कर देता है, पर अगर 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी अगर मान लीजिए कोई चीज है, क्या उन सभी चीजों को मेजर करने में क्या त्रुटियां होती हैं। देखिए
त्रुटियां होती है, और यही त्रुटि क्या हमारा अल्पत मापांक त्रुटि कहलाता है। अब देखिए अगर हम अल्पत मापांक त्रुटि के बारे में अगर और देखें तो देखिए हम लोग स्केल को देखते हैं तो क्या हमारा स्केल इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से लिखा हुआ था 1 2 3 4 इस तरह से आप लोगों के सामने लिखा होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए हमारा क्या स्केल एक बना हुआ है, इस पे देखिए 1 2 0 से लिखा है 0 1 2 3 4 5 इस तरह का 30 तक लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हमारा जो 1 से 10 तक बना हुआ है, क्या इसके अंदर भी छोटे छोटे इस तरह से बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या 1 से 10 तक के अंदर भी हमारा देखिए यहाँ पर क्या हमारा 10 तक बने होते हैं, जो कि हमारा mm कहलाता है। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो हमारे ये जो एक के अंदर बने हुए हैं तो क्या 10 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं जो इसके अंदर बने होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग कोई भी मेजर मान लीजिए करते हैं, अब देखिए अगर हम लोग 1.5 सेंटीमीटर की बात करें तो हम तुरंत क्या नाप लेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 5 यहाँ पर कह देंगे कि 1.5 सेंटीमीटर हमारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो मैंने मेजर कर लिया और इसको काउंट mm को कर लेंगे 1 2 3 4 5 तक चले जाएंगे। पर अगर हम लोग अगर हम लोगों को कह दे कि 1.56 सेंटीमीटर, देखिए अगर इतना कह देता है तो क्या हमें क्या मेजर करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने 1.5 तक तो मेजर कर लिया, पर क्या 6 हमारा क्या वो सब 5 से 6 के बीच के अंदर को हम लोग को मेजर करना होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर जब मेजर करेंगे 5 के आगे तो एक्यूरेट आएंगे, पर इसके बीच में क्या हमारी बहुत पतली कोई, देखिए यहाँ तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट होगा उन दोनों mm के बीच में, यानी कि जो हमारा 10 जो लाइन बना हुआ है mm का, इन दोनों के बीच में छठा यानी कि ए वाला हमारा वैल्यू आएगा। यहाँ तक तो हम लोग एक्यूरेट वैल्यू कर लेंगे, यानी कि 1.5 तो अच्छे से हम मेजर कर लेंगे, पर जो 6 को मेजर करने में क्या हमारा दिक्कत आएगा। तो ऐसी त्रुटियां जो होती है हमारी जो एक्चुअल में इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसी त्रुटियों में होने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, अल्पत मापांक त्रुटियां कहलाती हैं। अब देखिए अगर इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो इसका काफी अच्छा उदाहरण वर्नियर कैलिपर्स हो जाता है या फिर स्क्रू गेज हो जाता है। इसको मेजर करने के लिए अल्पत मापांक का मेजर किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स से कर सकते हैं। अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स का आने का क्या मतलब है, क्योंकि क्या हम लोग अगर कोई भी इस चीज का मेजर करने के लिए 0.01 सेंटीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए 1.5 सेंटीमीटर है तो क्या ये तो यहाँ पर आप देखिए 1.56 सेंटीमीटर का भी मेजर हम लोग क्या वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से कर सकते हैं, स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं। क्या अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना 0.1 सेंटीमीटर तक का ही मेजर कर सकता है एक्चुअल मेजर। अब इससे अधिक मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर इससे अधिक माने मेजर करते हैं उसी तरह से तो क्या हमारी अल्पत मापांक त्रुटियां हो जाएंगी। अब देखिए स्क्रू गेज की बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर इसकी भी क्षमता होती है mm में। देखिए इसका क्या इसका सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते, पर उसका क्या हम लोग mm में तक मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या ये हमारे दो काफी अच्छे उदाहरण हो जाते हैं। तो अल्पत मापांक कम करने के लिए भी काफी कई ज्यादा यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने इसके बारे में बताया। अब देखिए क्या आगे कई और टॉपिक है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, उसके आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जैसे कि मैंने डिफिनीशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, राशियों के व्यक्तिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिणाम को मापने की निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं। यानी कि कोई भी राशि दिया हुआ है उसके व्यक्तिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिणाम को मापन की निरपेक्ष त्रुटियां हमारी कहलाती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक्चुअल वैल्यू ए है और उसका क्या हम लोग जब मेजर करते हैं, मान लीजिए A1 है और उसका हम लोग जब मेजर करते हैं तो मान लीजिए डेल्टा ए मेजर करते हैं तो उसका माध्य क्या होता है, ए माध्य मान लीजिए हम लोग उसका निकालेंगे। तो वही चीज हम लोग A1 माइनस ए माध्य अगर हम लोग लिखते हैं, यह इसके परिणाम को व्यक्त करता है। देखिए एक तो वास्तविक और जो हमारा व्यक्तिगत यानी कि जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां बोलते हैं। इसे क्या माड डेल्टा ए से लिखा जाता है और ये क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा माड लगा हुआ है।
और क्या हमारा कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर का कोई चीज नाप रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर एक्चुअल है, पर क्या हम लोग उसको एक्चुअल नहीं माप पा रहे हैं। 9.8 मान लीजिए वो 10 है, हम लोग क्या 9.8 नाप रहे हैं या फिर 9.99 नाप रहे हैं। तो क्या इसमें जो हमारा डेल्टा है, यानी कि कुछ जो हमारी त्रुटियां आ रही हैं बच करके इसमें से 0.01 हमारी ये जो त्रुटियां आ रही है वो क्या हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो इस तरह से इसमें क्या काफी ज्यादा सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। देखिए इसका क्या इसी तरह से आप लोग को निकालेंगे। देखिए अगर मान लीजिए डेल्टा A1 निकालना है तो A1 यानी कि एक्चुअल वैल्यू माइनस ए माध्य जो हमने व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट रूप से प्राप्त किया है। यानी कि कोई भी चीज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है और हम उसे नापने गए तो वहां पर क्या हमने एक्चुअल को नहीं नाप पाया, 5 सेंटीमीटर को नहीं नाप पाया, और क्या हमने 4 कुछ को नापा, 4.9 को नाप लिया, फिर 4.5 को नाप लिया। तो क्या हम लोग एक्चुअल में से जब उसको घटाएंगे तो क्या हमारी जो प्राप्त होने वाली वैल्यू होगी वही हमारी निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। तो इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या हम लोग आपेक्षिक त्रुटि के बारे में देखते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए माध्य के उसके माध्यमान के अनुपात को होती है। यानी कि निरपेक्ष त्रुटि अपन मध्यमान मान के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को सूत्र के माध्यम से बता दिया हुआ है, आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू डेल्टा ए माध्य अपान ए माध्य। अब सबसे पहले क्या हम लोग ए माध्य निकालेंगे। ए माध्य के बारे में मैंने बताया था। देखिए किस तरह से डेल्टा ए हम लोग किस तरह से निकालते थे, ए1 माइनस ए हम लोग निकालते थे ना, ए माध्य लिखते थे। यहाँ पर क्या डेल्टा A2 हम लोग निकालते थे, A2 बराबर A2 माइनस ए माध्य निकालते थे। एक क्या हमारी निरपेक्ष त्रुटियां निकलती थी। निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर कहा हुआ है ना, निरपेक्ष त्रुटि अपन ए माध्य, यानी कि इसके माध्य के हमको लोग ए माध्य अगर हम लोग कर देते हैं, यानी कि जो ए माध्य कर देंगे तो हमारी क्या अपेक्षिक त्रुटि निकल के चली आएगी। अब देखिए ए माध्य किस तरह से निकलेगा। देखिए ए माध्य अगर ए मीन हम लोग निकालें, देखिए यहाँ पर हमने क्या जाना था ए माध्य निकालने के लिए, क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 करते हुए क्या n तक, मान लीजिए कहाँ तक AN तक हम लोग चले जाते हैं और अपान क्या हम लोग n कर देंगे। देखिए पानी n हमारा एक क्या हमारा ए माध्य निकल के आ गया। देखिए ए माध्य, अब ए माध्य और इसका अपेक्षिक निरपेक्ष माध्य का अनुपात कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। इसी चीज को मैंने देखिए यहाँ पर बता दिया हुआ है। देखिए डेल्टा ए माध्य बराबर उसका माड कर देंगे कोष्टक में, माड A1 प्लस माड A2 प्लस माड A3 माड A4। ये माड कहने का मतलब क्या, यही माड हमारा माड A1 है, माड A2 है, यही चीज है हमारा। देखिए जो A1 लिखे हुए यही चीज है। अब जब इसका माड लगा करके भागयन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यमान हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आपेक्षिक त्रुटि के बारे में आप लोग समझिए। आपेक्षिक त्रुटि वो त्रुटि होती है जो निरपेक्ष त्रुटि और उसके मध्यमान के अनुपात को कही जाती है। निरपेक्ष त्रुटि किस तरह से निकलता है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था, और मध्यमान किस तरह से निकलता है मैंने यहाँ पर बता दिया। तो आप लोगों को आपेक्षिक त्रुटि के बारे में पता चल गया होगा। आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि अपन ए माध्य। अब देखिए अगले प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या, प्रतिशत त्रुटि वो त्रुटि होती है, यानी कि अपेक्षिक त्रुटि का हम लोग क्या गुणे 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी। देखिए इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। जब अपेक्षिक त्रुटि, देखिए अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त किया जाता है तो क्या हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखिए इसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मैंने अपेक्षिक त्रुटि के बारे में आप लोगों को बताया ना अभी। अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, क्या होता है, डेल्टा ए माध्य अपन ए माध्य, ये अपेक्षिक त्रुटि होती है। इसका गुणे 100 देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया तो क्या हमारी प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो इस तरह से क्या आपने प्रतिशत त्रुटि के बारे में देख लिया। अब देखिए सार्थक अंक को मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि सार्थक अंक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो को क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।